अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? अच्छा, हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, तो बच्चे काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर जी आप कोई इस तरह का कोई वे आउट निकालें कि आप जो चैप्टर वाइज़ है हमें रिवीजन करवा दें, ताकि हमारा जो कोर्स है वो जल्दी कवर भी हो जाए और हम साथ-साथ उसको रिवाइज़ भी कर दें। तो फिर मैंने अपनी थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी चेंज की। मैंने टॉपिक वाइज़ जो है वो आपको साथ-साथ लेके चलता रहूँगा। जो टॉपिक वाइज़ है डिटेल में वो पढ़ाऊँगा और साथ-साथ जो चैप्टर्स हैं उनकी रिवीजन जो वीडियोज़ हैं वो भी मैं आपको जो है वो बनाता रहूँगा, ताकि आप एक दफ़ा कोर्स करें और उसके बाद आप रिवाइज़ करें, फिर आप याद करें तो आपके लिए याद करने में आसानी हो। तो आज हमारा टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम को हम बहुत जल्दी से रिवाइज़ कर लेंगे इंशाल्लाह 10 एक मिनट में, क्योंकि ये इतना कोई लेंथी चैप्टर नहीं है। अच्छा, एंजाइम्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये क्या करते हैं कि रिएक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। मतलब अगर एक रिएक्शन होना है 10 मिनट में, ये वही रिएक्शन 2 मिनट में करवा देंगे। ये रिएक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। अच्छा जी, हम बात करते हैं एंजाइम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स व्हिच आर बायोलॉजिकली एक्टिव। ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। ये थर्मोलेबाइल कैटालिस्ट होते हैं। इन्हें बायो कैटालिस्ट कहते हैं। द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये ड्यूरिंग द रिएक्शन कंज्यूम नहीं होते, ये क्या कर रहे होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं। अच्छा, एंजाइम कितने जो अमीनो एसिड से बने होते हैं? एंजाइम्स 100 ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये बस एक मिनट आप ठहरें मेरे साथ। अच्छा, एंजाइम्स एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ 100 ऑफ अमीनो एसिड्स विच आर कॉल्ड, बल्कि ये हाईलाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये 100 ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। जो हाईलाइट करने वाली बात होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ये हाईलाइट करने वाली बात है। तो द रेस्ट ऑफ द बल्क ऑफ अमीनो एसिड्स मेंटेन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अच्छा, द रिएक्टेंट जो, अच्छा एंजाइम पहले तो ओवरव्यू आपको देता हूँ। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बायो कैटालिस्ट होते हैं। ये स्पीड करते हैं, स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। अच्छा, जो एंजाइम होता है इसके साथ सबस्ट्रेट जब बाइंड होता है तो ये सबस्ट्रेट को क्या कर देता है, प्रोडक्ट में चेंज करवा देता है। जो रिएक्टेंट इसके साथ अटैच होता है वो उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। और जो इसकी साइट होती है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करती है, वो जो साइट होती है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। ये एक स्मॉल सा पोर्शन होता है, एक अमीनो एसिड का स्मॉल सा पोर्शन होता है और ये फ्यू अमीनो एसिड से बना होता है। बाकी जो बल्क ऑफ द अमीनो एसिड्स हैं वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं एंजाइम का। यहाँ तक बात होगी। आगे जो को फैक्टर एक्टिवेटर, इनकी जो डेफिनेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है और इधर से एमसीक्यूज भी बनता है। अच्छा, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो, जो एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको को फैक्टर कहते हैं। अच्छा, एक्टिवेटर जो होता है, एक्टिवेटर ये डिटैचेबल होते हैं और ये इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं। इनऑर्गेनिक आइंस और डिटैचेबल, उनको एक्टिवेटर कहते हैं। और को एंजाइम्स जो होते हैं वो होते हैं आपके पास लूजली अटैच होते हैं, लूजली अटैच। जो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक में दो तरह की टाइप्स हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। जो ऑर्गेनिक है, जो इनऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है वो तो आपके पास हो गया एक्टिवेटर, इनऑर्गेनिक आयंस, और वो डिटैचेबल होता है। इसमें आगे जो ऑर्गेनिक है इसमें दो टाइप्स हैं। एक जो होता है नॉन प्रोटीन पार्ट जो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, जो कि मजबूती के साथ जुड़ा होता है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। और जो लूजली अटैच होता है वो को होता है। यहाँ तक बात होगी क्लियर। आगे जो कोएंजाइम होते हैं विटामिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और जो दूसरे हैं एक्टिवेटर्स वो मिनरल्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये आपने जो हर बात मैं बता रहा हूँ, ये हर बात एमसीक्यूज है, आपने अपने माइंड में ये चीज़ें रखनी है। अच्छा, आगे हम चलते हैं तो दो टाइप्स आ जाती हैं, एक एपो एंजाइम और होलो एंजाइम। होलो एंजाइम आपने याद रखना है होल से, WHOLE, होल, यानी एक ये मुकम्मल एंजाइम होता है। ये एक्टिव होता है और ये जो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, इसके लिए इसके पास नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो एपो एंजाइम होता है विदाउट इट्स को फैक्टर, जो एपो एंजाइम होता है वो उसका जो को फैक्टर होता है वो रिमूव हुआ होता है। एन एंजाइम विद इट्स को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड, जिसका को फैक्टर रिमूव हुआ होता है वो एपो एंजाइम होता है। एपे ही, जैसे पंजाबी में कहते हैं मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ। तो इसलिए ये जो एपो एंजाइम होते हैं ये इसका को फैक्टर ये रिमूव होता है। और जो होलो एंजाइम होता है वो एक मुकम्मल
होता है एंजाइम और उसका जो कोफैक्टर उसके साथ अटैच होता है, वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अच्छा, मैनी एंजाइम्स आर सिंपली डिसॉल्व्ड इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा, यहाँ पे आपने जो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हुए होते हैं, कुछ जो प्रोटीन बना रहे होते हैं एंजाइम, जो एंजाइम्स आर टाइटली बाउंड टू द, अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम्स होते हैं, बाकी जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ये आपने सारा रीड कर लेना है और अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेना है। अच्छा, एंजाइम्स एंजाइम्स क्या हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स बीइंग कंज्यूम्ड। अच्छा, ये भी हमने बात पहले कर ली। जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो होता है ये एक्टिव होता है और पेप्सिनोजिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म होती है। अच्छा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन, ये भी हमने बात कर ली। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। अच्छा, ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, जैसे एक एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रिएक्शन कर रहा होता है या उसी तरह के रिलेटेड रिएक्शंस कर रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आ सकता है। एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इधर से चांस होता है। ये जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, इधर से ज़्यादा एमसीक्यूज के चांस होता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके अपना जो है वो काम करते हैं। बाकी दे सेंसिटिव टू पीएच, टेम्परेचर चेंज होती है उसके लिए ये सेंसिटिव होते हैं, ये डी नेचर हो जाते हैं। जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये फिर भी डी नेचर हो जाते हैं। जब पीएच में चेंज आता है, एडवर्स चेंज आता है, तो फिर भी ये इनमें आ जाता है। लेकिन जो पीएच में स्लाइडली चेंज आता है तो इनकी बस आयोनाइजेशन चेंज होती है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में क्या है कि एक एंजाइम है, उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ये एंजाइम है, इसके साथ सबस्ट्रेट अटैच हुआ, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ये एंजाइम वैसे का वैसा आ गया जिस तरह ये था, और ये जो सबस्ट्रेट था ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो डेफिनेशन आ गई आपके माइंड में कि एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट विच स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि जैसा एंजाइम इधर था वैसा ही एंजाइम इधर है, लेकिन जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो गया है। यहाँ तक स्टूडेंट्स बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा, ये फेडरल की बुक में ये जो टॉपिक है ये अच्छी तरह बना हुआ है। जो इनिशियल सबस्ट्रेट होता है एस्पार्टेट, वो चेंज हो जाता है थ्रियोनीन में। तो ये स्टेप है, इसको ए से बी प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एंजाइम 1 चाहिए, बी से सी में जाने के लिए एंजाइम 2 चाहिए, सी से डी में जाने के लिए एंजाइम 3 चाहिए और डी से ई में आने के लिए एंजाइम 4 चाहिए। अच्छा, जब ये प्रिकर्सर एक्टिवेशन इज़ द फंक्शन ऑफ, जो प्रिकर्सर एक्टिवेशन है वो किसका काम है? वो इनिशियल सबस्ट्रेट का है। और जो फीडबैक इनहिबिशन है वो किसका काम है? वो फाइनल प्रोडक्ट का है। फाइनल जो प्रोडक्ट है उसका काम है फीडबैक इनहिबिशन। ये आपने जो है ये आपने अच्छी तरह लर्न कर लेना है। अच्छा, इधर ये चार्ज बेरिंग साइट होती है। अच्छा, जो एक्टिव साइट होती है वो चार्ज बेरिंग साइट होता है, पहले भी आपको बताया हुआ है। और फिर ये आ गया आपका मॉडल। मॉडल में ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, इसके साथ ये सबस्ट्रेट अटैच हुआ तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। फिर ये चेंज हो गया आगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट बन गया और जो एंजाइम है वो वैसे का वैसा ही रह गया। क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, जो एक्टिव साइट होती है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है आपके पास बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है कैटालिटिक साइट। जो बाइंडिंग साइट होती है वो बस रिकॉग्निशन करती है, वो रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। और जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है। जो कैटालिटिक साइट है ये फिर आगे जो एंजाइम सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करती है। यहाँ तक क्लियर है? ये छोटे-छोटे से कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बाकी मैंने वीडियोज़ में आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, एमएल फिशर। अच्छा, 2 तरह के इसके मॉडल आ गए, एक एमएल फिशर ने दिया था और दूसरा जो है वो कोशलैंड ने दिया था। अच्छा, जो कोशलैंड के अच्छा, एमएल फिशर की हम बात करते हैं। एमएल फिशर के अकॉर्डिंग एक जो की और लॉक एंड की वाला मॉडल है, लॉक एंड की वाला मॉडल है। अच्छा, इसमें जो लॉक एंड की, जैसे आपको पता है कि एक पर्टिकुलर जो की होती है वो एक लॉक को मतलब खोल सकती है। इसी तरह ही एक पर्टिकुलर जो एंजाइम है वो एक सबस्ट्रेट पे अमल कर सकता है। इसमें जो एंजाइम है वो की है और जो सबस्ट्रेट है वो क्या है? लॉक है। ये आपने माइंड में रखना है।
अच्छा जो लॉक एंड की मॉडल, अच्छा ये जो है इसके लिए एक्टिव साइड जो रिजिड होती है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। इसमें नो फ्लेक्सिबिलिटी, नो मॉडिफिकेशन है इसमें। और जो कोशलैंड का मॉडल है इसको जो कोशलैंड का मॉडल है इसे इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं। और मॉडर्न फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल भी इसे कहते हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट बात मैंने की है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल आ जाए कि किसने दिया था। मॉडर्न फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था, तो कोशलैंड ने दिया था। आपने सीधा लॉक एंड की पढ़ के तो उस पर क्लिक नहीं कर देना कि ये वाला है, एमएल फिशर है। ठीक हो गया। आगे जो कोशलैंड ने दिया था इस के अकॉर्डिंग जो इंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो इंड्यूस्ड एंड फिट मॉडल है, वो इंड्यूस हो जाती है, मतलब उसमें चेंजिंग आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। वो मोबाइल होती है उसमें चेंजिंग आती रहती है। अच्छा इसमें जो फैक्टर्स हैं, इंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, आगे आ गया हमारे पास ये टेम्परेचर। अच्छा इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो उस पर बात करते हैं। अच्छा इंजाइम कंसंट्रेशन किस तरह इफ़ेक्ट करती है। अच्छा इस पे हमने बात डिटेल में की हुई है। इसका ये है कि इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है अनलिमिटेड हो, जितना हम इंजाइम बढ़ाते जाएंगे जो रिएक्शन रेट है वो डबल होता जाएगा। अगर जो सबस्ट्रेट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो अनलिमिटेड है, तो जितना हम इंजाइम इंक्रीज़ करेंगे तो उतना ही क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। जैसे सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है ये इन्फिनिटी है, मतलब ये अनलिमिटेड है। तो जितना हम इंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे जो हमारा रेट है वो डबल होता जाएगा। ये बात क्लियर है आपको। एब्जॉर्ब करते जाएं बस, पहले चीज़ें आपको आती हैं, पहले सब करवाया हुआ है आपको। अच्छा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट लो कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। अच्छा जितना सबस्ट्रेट अवेलेबल होता है लो कंसंट्रेशन पे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन फिर क्या होता है, जब सबस्ट्रेट ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो साइड्स होती हैं वो ऑक्यूपाई होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर एक टाइम आता है जब क्या होता है कि सबसेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो फिर क्या होता है, रिएक्शन रेट को आगे इंक्रीज नहीं हो पाता। वो क्या पॉइंट आता है, वो सेचुरेशन हो जाती है उस पॉइंट पे। अच्छा टेम्परेचर में क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इसमें जो फेडरल की बुक है उधर मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर वो वाला कॉन्सेप्ट जो है, तीन तरह के टेम्परेचर हैं, एक ऑप्टिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। ये आपने फिंगर टिप्स पे आने चाहिए आपको, ये इनमें से एमसीक्यूज बनता है। तो इधर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, बस ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है कि इधर जो आपकी इंसान मैक्सिमम जो रेट पे काम कर सकता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे कर सकता है। कि जो इंसान के काम करने की जो पीक होती है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होती है। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से जो इंक्रीज़ होता है आगे टेम्परेचर, तो एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है। डीनेचरेशन होती किस वजह से है, हीट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयरफॉर केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड एट हाई टेम्परेचर। हीट आल्सो सप्लाइज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जो हीट होती है ये एक्टिवेशन एनर्जी तो प्रोवाइड करती है, लेकिन साथ साथ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही होती है, जिसके ज़रिए वो जल्दी मूव करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं। जब वो ज़्यादा मूव करते हैं तो उनकी जो कुलेंस होती हैं, कुलेंस की वजह से उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो इंतहाई वायलेंट हो जाती हैं, मतलब वो कंट्रोल में नहीं रहती। ये लिखा हुआ है, इफ़ द वाइब्रेशंस बिकम्स टू वायलेंट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर द एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट एंड द एंजाइम इज सेड टू बी डीनेचर्ड। ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है कि इफ़ द वाइब्रेशंस बिकम्स टू वायलेंट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर द एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट एंड एंजाइम इज सेड टू बी डीनेचर्ड। अच्छा ये आ गया आपके पास फॉर, अच्छा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। 10 जो है, फॉर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर जो है रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। और ये आ गया आपके पास, इधर आ जाती है आपके पास ये पीक वाला पॉइंट आ जाता है ये। और फिर ये आगे डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये क्या होता है, अच्छा इधर जो बैक्टीरिया होता है उनका जो टेम्परेचर होता है वो 70% होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होता है उनका 70% ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अच्छा पीएच वैल्यू जो है ये भी एडवर्सली इफेक्ट कर रही होती है जब पीक पे जाती है। अच्छा ऑप्टिमम जो पीएच होती है उधर जो एंजाइम है उनकी जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे इनमें चेंज आता है, स्लाइडली चेंज इन पीएच कैन काज आयोनाइजेशन ऑफ इमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट। अच्छा इधर दो हैं, एक है स्लाइड चेंज और दूसरा है एडवर्स चेंज। जब
स्लाइड चेंज आता है तो बस आयोनाइजेशन ऑफ इमाइनो एसिड वो चेंज होती है, लेकिन जब एक्सट्रीम चेंज आता है तो फिर जो एंजाइम होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन डीनेचरेशन। तो एंजाइम की क्या हो जाती है, डीनेचरेशन हो जाती है। ये वाला जो है इसके लिए मैं आपको दे देता हूँ एक निमोनिक्स, निमोनिक्स से ये जल्दी याद हो जाएगा। ये PSES, पसेस, CCPA, आपने इस तरह याद करना है इसे, तो ये जल्दी हो जाएगा। PSES, पसेस, CCPA। अच्छा, 2, 4.5, 5.5, 6.8, 7.6, 6 to 8, 9 एंड 9.7, ये आपको इससे जल्दी याद हो जाएगा। मैंने इस तरीके से किया था, तो आप भी ये वाला तरीका अपनाएं तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। अच्छा, इनहिबिटर, इनहिबिटर क्या होता है? एन इनहिबिटर इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। अच्छा, इनहिबिटर जो होता है ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, अच्छा सबस्ट्रेट की तरह ये तो एंजाइम के साथ अटैच तो हो जाता है, लेकिन ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। ये उसको ब्लॉक कर देता है, एक्टिविटी को, आगे जो एंजाइम की एक्टिविटी वो नहीं हो पाती। इनहिबिटर इसे कहते हैं। अच्छा, इसकी दो टाइप्स हैं, एक इरिवर्सिबल होता है, एक रिवर्सिबल होता है। जो इरिवर्सिबल होता है ये क्या करते हैं, दे चेक द रिएक्शन रेट बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट आर डिस्ट्रॉइंग ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ये रिवर्स नहीं हो पाते, मतलब ये एक अटैच होता है तो ये नहीं होता कि हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो ये रिवर्स हो जाए, इस तरह नहीं होता ये। उसके साथ मतलब कोवलेंट बॉन्ड के जरिए फिजिकल ब्लॉक द एक्टिव साइट, ये फिजिकली ब्लॉक एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जो रिवर्सिबल इनिबिटर्स होते हैं वो अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, वेन एवर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज, जो इनहिबिटर होते हैं वो लीव कर जाते हैं, इनहिबिटर जो होते हैं वो छोड़ देते हैं इनको। दे फॉर्म वीक लिंकेजेस विद द एंजाइम, देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड कंप्लीटली या पार्टली बाय इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से इनका क्या होता है, जो इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अच्छा, इसकी आगे दो टाइप्स हैं, एक कंपेटिटिव होता है और नॉन कंपेटिटिव होता है। कंपेटिटिव जो होता है जिसकी सिमिलैरिटी होती है, मतलब जिसकी जो सेम शक्ल होती है सबस्ट्रेट की तरह, वो क्या होता है, एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो जाता है। और जो नॉन कम्पिटिटिव होता है ये उसके साथ सेम इसकी शक्ल नहीं होती, उसी तरह का ये नहीं होता, ये फिर उसकी एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होता, ये एक्टिव साइट से कहीं और जगह से अटैच होता है, जिसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं फ्रॉम फेडरल। तो आज हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। ये वाली जो एग्जांपल है ये आपने करनी है। जो एंजाइम है, ये एंजाइम का नेम है सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज, लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, वो पूछते हैं कि इसका जो है सबस्ट्रेट कौन सा है, तो वो सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज लगा देते हैं। सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज ये एक एंजाइम है और इसका जो सबस्ट्रेट है वो सक्सिनिक एसिड है, लेकिन इसके साथ जो आ जाता है, इसका जो कंपेटिटिव इनहिबिटर है वो मेलोनिक एसिड है, वो मेलोनिक एसिड है। ये वाला कंपेटिटिव इनहिबिटर कौन सा है, मेलोनिक एसिड है। अच्छा, इसका ओवरव्यू लेते हैं कि एंजाइम है आपके पास सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज, उसका जो सबस्ट्रेट है वो है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड में, लेकिन अगर इसके साथ इनहिबिटर अटैच हो जाए मेलोनिक एसिड, वो कौन सा इनहिबिटर है, वो कंपेटिटिव इनहिबिटर है। तो ये फीडबैक, तो ये क्या हो जाती है, इनहिबिटर इनहिबिशन हो जाती है। यहाँ हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। तो हमने रिवीजन भी की है, लेकिन हमने अच्छे से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने क्लियर किए हैं। तो ये आपके साथ एंजाइम का जो चैप्टर है वो डिस्कस हो गया। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको जिधर भी कोई भी किसी किस्म की टेंशन हुई तो आप मुझसे रब्ता करें, कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा, आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा, हर तरीके से आपको हेल्प करूंगा। बाकी आप जो दोस्त हैं आपके एमडी कैट वाले, उनके साथ ये शेयर करें। बाकी एफएससी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर इसी तरह है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। तो दुआओं में याद रखिएगा। बाकी अल्लाह हाफ़िज़ आज के लिए। और नेक्स्ट जो हम एक और टॉपिक पे एक पूरे चैप्टर की रिवीजन करेंगे अच्छे तरीके से। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।